हेलो बच्चों, फाइनली क्लास 11th के इकोनॉमिक्स का वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। आज के इसी पेपर से क्लास 11th के एग्जाम में तकरीबन 10 से 11 क्वेश्चन हूबहू ऑप्शन के साथ नजर आने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है। आज के वीडियो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। यदि आप चाहते हैं कि हमें इसका पीडीएफ भी मिले तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए। आपको हम इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे और सारा इंफॉर्मेशन भी आपको ग्रुप में मिल जाता है। हम लोगों के सामने जो पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने और समझाने वाले हैं, तो किसी को भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम लोगों के सामने देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि सांख्यिकी से अभिप्राय है, यानी कि स्टैटिक्स इम्पल्स, यानी स्टैटिक्स क्या इम्पल्स करता है, यानी कि स्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन ए है कि डेटा और ऑप्शन बी है आपका स्टैटिकल मेथड्स। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, यानी कि पहला एंड दूसरा। और ऑप्शन 4 है हम लोग का नन ऑफ दिस, यानी कि हम लोग का संगमन या फिर सांख्यिकी विधियां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि ये दोनों, यानी डेटा और स्टैटिकल मेथड, ये दोनों मीनिंग होता है किसका, तो आपका स्टैटिक्स का, यानी कि सांख्यिकी का। तो हिंदी इंग्लिश वाले किसी को भी टेंशन नहीं लेना है, हम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ के समझाने और बताने वाले हैं। हम लोग के सामने दूसरा क्वेश्चन है, कहता है कि सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि स्टैटिक्स इज यूज्ड। तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा बाय ऑल ऑफ देम, यानी कि इनमें से सभी के द्वारा। सांख्यिकी का प्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वैज्ञानिकों के द्वारा भी, अर्थशास्त्रियों के द्वारा भी, व्यवसायियों के भी द्वारा। समझ में आ गया, यानी कि साइंटिस्ट लोग भी करते हैं, जो आपका इकोनॉमिक्स होते हैं वो भी करते हैं, और बिजनेसमैन सभी जो होते हैं वो स्टैटिक्स का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि सांख्यिकी शब्द लैटिन भाषा की किस शब्द से लिया गया है, यानी कि फ्रॉम विच लैटिन वर्ड हैज स्टैटिक्स हैज बीन ड्राइव्ड, यानी स्टैटिक वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, कहाँ से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्टेटस से लिया गया। हिंदी इंग्लिश दोनों में स्टेटस ही होता है ना, तो हमारा तीसरा का सही आंसर हो जाएगा तीसरा। कोई दिक्कत है समझने में? यानी स्टैटिक शब्द, यानी कि सांख्यिकी शब्द किस भाषा से लिया गया, किस लैटिन भाषा से, तो स्टेटस से लिया गया। ठीक है, अगला हम लोग के सामने 4 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है एग्जाम का। जब तक आपका ये भाई है, आपका हर एक विषय में 40 का 40 आने वाला। आपको पता होगा कि हम सिर्फ इकोनॉमिक्स से नहीं बल्कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट का हम 5-5 अपने से खुद मॉडल पेपर तैयार किए हैं, और 5 आपको इसी तरीके से ओरिजिनल पेपर दिए हैं। आप नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे हर एक तरह का वीडियो आपको हम अरेंज करके बना के रख दिए, ताकि आपका एग्जाम में एकदम 40 में 40 आए। हम नहीं चाहते कि आपका एग्जाम में 40 में से 39 नंबर आए। मेरा टारगेट है कि हम हमारे जितने भी बच्चे हैं, हमें जितना भी चाहते हैं, सबका 40 में से 40 आए, और हम आपके लिए दिन रात मेहनत के लिए करने के लिए तैयार हैं। चलिए अलग बातें हैं, हम लोग जल्दी जल्दी अपना पढ़ाई करते हैं, कब बातें कम और काम ज़्यादा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा संग्रहित आंकड़ों को कहते हैं, यानी कि जो अनुसंधानकर्ता होता है, आंकड़ों को जो संग्रहित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि द डेटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर इज कॉल्ड, यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है, अनुसंधान करता होता है, वो डेटा को, यानी कि आंकड़ों को जो कलेक्ट करता है, यानी कि संग्रह करता है, उस चीज़ को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो जो अनुसंधान करता आंकड़ों को संग्रह करता है उसको हम लोग जानते हैं प्राइमरी डेटा के नाम से, यानी कि प्राथमिक आंकड़े। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला हम लोग के सामने 5 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहता है कि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि द वर्ड स्टैटिक्स इज यूज्ड इन, यानी कि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है किसमें, एक वचन में, बहुवचन में, या फिर दोनों में। तो इसका जो 5वां का सही आंसर हो जाने वाला है दोनों, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही होगा। अगला हम लोग के सामने 6 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन कहता है कि यदि समग्र में कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे कहते हैं, यानी कि इफ फ्रॉम दी पॉपुलेशन सम सेलेक्टेड यूनिट्स आर स्टडीज देन इट इज कॉल्ड। तो उस चीज़ को हम लोग जानते हैं आपका प्रतिदर्श अनुसंधान के नाम से, यानी कि सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन के नाम से, है ना। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको कहीं अच्छा लग रहा होगा हमारा वीडियो, हमारा मेहनत, यदि आपको लग रहा होगा कि नहीं भैया जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, है ना। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि संगणना विधि है, यानी कि आपका जो सेंसस मेथड है वो एक तरह का क्या है, तो सेंसस जो मेथड आपका वो हो जाएगा, कहता उपयुक्त जहां समग्र
कि सभी इकाइयां एक रूप ना हो, है ना, वो हमारा कहलाता है संगणना विधि, यानी कि सुटेबल वेयर यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स आर नॉट होमोजीनियस। कोई दिक्कत है? ऑप्शन पहला हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर, यानी कि अनुसंधान की विधियां हैं, अनुसंधान की विधियां जो है वो कौन सा है, कितनी विधियां अनुसंधान की, यानी मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं मेथड? 6। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू टेली बार विच सैम्बल इंडिकेट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ 5, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह आवृत्ति 5 को दर्शाता है, यानी कि 5 को कौन दर्शाता है? तो 1 2 3 4 और 5, ऐसे 5 में लिखते हैं। अब ऐसा कहाँ लिखा गया? देखिए पहला नंबर में, ऑप्शन पहला हमारा क्या हो जाएगा? 9 का सही हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो हिंदी इंग्लिश वाले थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है कि व्हेन बोथ लोअर एंड अपर लिमिट्स आर कंसीडर्ड सच सीरीज इज कॉल्ड। कहने का मतलब कि जो आपका लोअर और अपर लिमिट्स को हम लोग जब कंसीडर करते हैं तो उस सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि उस श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस सीरीज को हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सक्लूसिव सीरीज, है ना। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? चलिए हिंदी कहता है कि प्रास का अर्थ है, यानी कि रेंज इज, यानी कि रेंज का मतलब क्या होता है? तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पहला, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द लार्ज एंड स्मॉल लेस्ट ऑब्जर्वेशन, है ना, उसी को रेंज बोलते हैं। यानी कि हम लोग अंतर निकालते हैं, यानी कि हम लोग बड़ा नंबर लेते हैं यहाँ पे, बड़ा नंबर यानी कि कैपिटल नंबर और माइनस स्मॉल नंबर। ये हम लोग कैपिटल नंबर में स्मॉल नंबर को घटा देते हैं तो हमको रेंज मिल जाता है। आपको पता है ना, जैसे बहुत सारा नंबर दिया 1 8 12 2 3, अब पूछेगा बताइए इसका रेंज क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे बड़ा नंबर इसमें 8 है तो उसको पकड़ेंगे, और सबसे छोटा नंबर 1 है तो हम लोग उसको घटा देंगे। तो 8 में 1 गया तो कितना बचा? 7, यानी इसका रेंज कितना हो जाएगा? 7। समझ में आ रहा है ना? कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, अधिकतम तथा न्यूनतम श्रेणी के बीच का अंतर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमको लगता है कि आपको पहला ऐसा यूट्यूब चैनल मिल रहा है जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में हर एक सब्जेक्ट बता रहा है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में बता दिया तो वही बता रहा, नहीं। मेरा प्रयास रहता है कि आपको दोनों सब्जेक्ट, दोनों भाषा में बताएं, दोनों लैंग्वेज में बताएं, ताकि हर एक बच्चों को सुविधा हो। हाँ, कुछ क्वेश्चन मेरा सिर्फ हिंदी या फिर सिर्फ इंग्लिश में हो सकता है, लेकिन जब बच्चों को बहुत सारा कमेंट आने लगा तो हमें लगा कि नहीं, दोनों के लिए हमें जो है वो मेहनत करना है, और सब हमारे अपने भाई हैं और मैं चाहता हूँ कि सबका बेहतरीन रिजल्ट आए। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोग बातें कम करते हैं। एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर है, यानी कि एक वर्ग का जो मध्य बिंदु होता है किसके बराबर होता है, यानी कि द क्लास मिड पॉइंट इज इक्वल टू, तो 12 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, है ना। यानी कि उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु, यानी कि द एवरेज ऑफ अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट के एवरेज को, एवरेज कैसे निकालते हैं? तो सबसे बड़ा नंबर और फिर हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं सबसे छोटा नंबर और उसको भागा देते हैं 2 नंबर से, यानी कि 2 से। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसी तरीके से हमको मिलता है मिड पॉइंट या फिर मध्य बिंदु। कोई दिक्कत? पहला सही होगा इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग के सामने 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द मिड वैल्यू ऑफ 60-80 एज, यानी कि 60-80 का मध्य बिंदु। कितना सिंपल है, अभी तो बोले हैं मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? दोनों नंबर को जोड़ के 2 से भागा दे देते तो हमें मध्य बिंदु निकल जाता है। तो 80 और 60 कितना हो गया? 140। 140 को हम लोग 2 से भागा देंगे तो बचेगा कितना? 70। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 4। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन है, कहता है पंक्तियों और स्तंभों के रूप में समपंकों की क्रमबद्ध व्यवस्था कहलाती है, यानी कि द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रो एंड कॉलम। यानी डेटा को जब हम लोग रो और कॉलम में सजाते हैं, यानी कि रो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? डेटा को जब रो और कॉलम में सजाते हैं तो इस व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपको पता है कि ये जो कॉलम और रो वाला, यानी कि आपको स्तंभ और पंक्तियों में जब हम लोग आंकड़ों को, यानी समंकों को हम लोग प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं आपका सारणियन। क्या बोलते हैं? सारणियन, यानी कि टेबुलेशन। क्या बोलते हैं उसको? टेबुलेशन। ऑप्शन पहला हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द मिड वैल्यू ऑफ 50-70, यानी कि यहाँ पे 50-70 का मध्य बिंदु पूछ रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, 7 5 12 120 में 2 भागा देंगे तो 60 आएगा ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। दोनों क्वेश्चन तो सेम था, यानी कि हम लोग 50 + 70 डिवाइडेड बाई 2, 7 5 112 और 2 कितना हो गया? 60। 2 से भागा देंगे 120 को। तो चलिए अगला क्वेश्चन हो के सामने 16 नंबर क्वेश्चन आराम से देखना है। कहता है कि वह ग्राफ जो संचयी आवृत्ति वितरण को दर्शाता है, यानी कि दी ग्राफ ऑफ कैमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज नॉन एज। तो क्या कहलाता है? मतलब 60 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका
ऑगिव कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर पहला हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं तोरण चित्र, यानी कि जो अगर आप संचयी आवृत्ति वितरण को दर्शाता है उसको हम लोग तोरण चित्र बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है दंड आरेख क्या बोलता है, बार डायग्राम इज, यानी दंड आरेख एक तरह का क्या होता है, बार डायग्राम क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है 2 डायमेंशनल डायग्राम, यानी कि द्विविमीय आरेख है ना, एक बार डायग्राम। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, आराम से देखना है। कहता है 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर है, ऐसा नहीं कि 8 है, थोड़ा कट गया, ठीक है। कहता है कि आंकड़ों के चित्रीय निरूपण का उद्देश्य, यानी कि द ऑब्जेक्ट ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी कि हम लोग डेटा को जब डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, यानी कि जब आंकड़ों को हम लोग चित्रीय रूप में प्रस्तुत करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसको हम लोग बोलते हैं प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रेजेंटेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पे क्या कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक पाई आरेख के केंद्र पर कुल कोण होते हैं, यानी कि द टोटल एंगल ऑफ द सेंटर ऑफ पाई डायग्राम। पाई डायग्राम हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, बहुत सारा घर देते हैं ऐसे ऐसे, इस तरह पाई डायग्राम होता है। तो कहता है कि इसके सेंटर पर कितना एंगल होता है, तो इतना एंगल को हम लोग बोलते हैं 360 डिग्री, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। कोई दिक्कत है समझने में, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10-12 मिनट में ही वीडियो खत्म हो जाएगा। कहता है कि माध्यिका की गणना का आधार है, यानी कि द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ मीडियन इज, यानी कि मीडियन को हम लोग कैसे काउंट करते हैं, कैसे हम लोग उसकी गणना करते हैं। तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है, उसको हम लोग औजाइव वक्र के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग पता करते हैं। तो यानी कि ऑगिव कर्व, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है। तो कितना सिंपल है, कृषि क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होता है ना, यानी कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू विच सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्रियाएं, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली। अब इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो सकता है, यानी कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन द 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता मिली थी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। कि अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे क्या कहता है, 23 नंबर क्वेश्चन, आराम से देखना है। कहता है कि ब्रिटिश काल में भारत की प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई। व्हेन वाज द फर्स्ट डेटा सेंसस कलेक्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, है ना। तो यानी कि जब ब्रिटिश काल का ना, ब्रिटिश का जब शासन था भारत में, तो वहाँ पे पहला जनगणना कब हुआ था, तो हुआ था 1881 में। 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। कोई दिक्कत है समझने में। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं, यानी कि विच ईयर इज रिगार्डेड एज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, है ना। तो इसका सही आंसर जो आप लोगों का हो जाने वाला है 24 का, वो हो जाने वाला है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा 1921। 1921 एक ऐसा ईयर है जिसको हम लोग बोलते हैं ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड, है ना। कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वेज नहर को परिवहन के लिए खोला गया था, यानी कि स्वेज कैनाल वाज ओपनड फॉर ट्रांसपोर्ट इन, कहने का मतलब जो स्वेज नहर था उसको परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए कब खोला गया था। तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है आपका 1869, यानी 1869 में। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 26 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखना कहता है भारत की दूसरी योजना की अवधि क्या थी, यानी कि भारत की जो दूसरी योजनाएं थी वो कब आई थी, यानी कि व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ इंडियन सेकेंड प्लान। तो सेकेंड प्लान इंडिया का कब आया था, तो 1956 से 1961 तक, है ना। तो 1956 से 61 होगा ना। ऑप्शन नंबर तीसरा हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देश में नीति आयोग कब बना, यानी कि व्हेन वाज नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूटेड, कब नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, यानी कि कब आयोजित हुआ था। तो 27 का सही आंसर हम लोग का हो जाने वाला है आपका 1 जनवरी 215, यानी कि 1 जनवरी 2015 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन आराम से देखना है क्या कहता है। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, कहता है जीडीपी स्टैंड्स फॉर, जीडीपी का पूर्ण नाम क्या होता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यही ना होता है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति के जनक हम लोग किसको बोलते हैं, कितना सिंपल है, एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने दिया था, यानी कि द स्टेटमेंट एग्रीकल्चर इज सॉल ऑफ इंडिया वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था, कि जो आपका एग्रीकल्चर है वो सॉल ऑफ इंडिया है, यानी भारत की आत्मा है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत है।
अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बस अब 10 क्वेश्चन बचा है, 2 मिनट लगेगा। कहता है कि जैविक कृषि है यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक तरह का कैसा है, क्या एक सुटेबल या फिर एक केमिकल फार्मिंग है या फिर बहुत एंड भी या फिर नन ऑफ द, यानी कि धारणीय है या फिर रासायनिक है या फिर दोनों प्रकार की है। तो जैविक कृषि जो आप लोगों का होता है ना, वो आपका हो जाता है कैसा, तो धारणीय है ना, इसमें कोई भी रसायन का यूज़ नहीं होता, यानी कि ये एक तरह का सस्टेनेबल है। कैसा है, सस्टेनेबल। ऑप्शन नंबर ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि दूसरी हरित क्रांति का नारा किसने दिया, यानी कि हु गिव दी स्लोगन ऑफ सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, कि सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन का स्लोगन किसने दिया, नारा किसने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर पहला। कोई दिक्कत है समझने में। अगला देखिए आपके सामने 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की, चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, चिपको जो आंदोलन है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन ये हमारा क्या होगा, पहला क्या हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में सर्वप्रथम आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, यानी कि इन इंडिया फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो 34 का सही आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर पहला। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन आराम से देखना है। क्या कहता है 35 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर्ड, यानी कि पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब जो हुआ था वो लागू हुआ था। तो 35 का सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है 1948, 1948। हिंदी वाले भी देख लीजिए वरना बोलिएगा भैया आप इंग्लिश में बोल के चले गए। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब पारित हुई थी, तो 1948 में। कब हुई थी, 1948 में। 35 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में आर्थिक सुधार का प्रारंभ किया गया कब, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया वर स्टार्टेड इन, यानी कि इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म को स्टार्ट किया गया था वो कब स्टार्ट किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा आपका 1991, यानी कि 1991 में। ऑप्शन 4 सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में औद्योगिक लाइसेंसिंग को अनियंत्रितता वाले उद्योगों की संख्या, यानी कि एट द प्रेजेंट द नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल रिक्वायरिंग कंपलसरी लाइसेंसिंग इज, यानी कि जो भारत वर्तमान में जो औद्योगिक लाइसेंसिंग है ना, उसकी जो अनिवार्यता वाले उद्योग है उसकी संख्या कितनी है, कितना नंबर ऑफ आपका इंडस्ट्री है। तो इसका जो 37 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5, ऑप्शन नंबर दूसरा, 2 नंबर सही होगा, ठीक है। बस अब 2-3 क्वेश्चन है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। कहता है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका 38 का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाने वाला है, हो जाने वाला है आपका कोलकाता में। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। बस 2 क्वेश्चन है। कहता है कि WTO स्टैंड्स फॉर, WTO का पूर्ण नाम क्या हो जाएगा। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम आंसर होगा। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि विनिवेश का तात्पर्य, यानी कि डिस इन्वेस्टमेंट मीन्स, यानी कि डिस इन्वेस्टमेंट मीन्स का उसका मतलब होता क्या। तो इसका एक भी आंसर सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी इसी तरीके से आप और भी तैयारी करना चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।